हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाला है। अब अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये दोनों ही क्लासेस के लिए ये वीडियो आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 9 में सेकेंड चैप्टर टिश्यू जो है हमारे बायोलॉजी का, उसमें एक टॉपिक है नर्वस टिश्यू। तो वहाँ पर नर्वस टिश्यू से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं। ऑल्दो क्लास 9th के लिए बहुत बेसिक दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसे आप डिटेल समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी क्लास 10th के लिए ही प्रॉपरली ये आज की वीडियो रहेगी। और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और इसे देख रहे हैं तो आपको बेसिक कुछ पॉइंट जो हैं वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं, जो आपने इन केस 10th में ठीक से नहीं पढ़ा या मिस कर दिया या आप भूल गए हैं तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक है आगे अब स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से पहले ये चैप्टर जो क्लास 10th में है एक जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया है। एक्चुअली अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जो प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, तब वो सारे भी प्रोसेसेस हमारे शरीर में हो पाते हैं। जैसे मान लें कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, जब हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी सच एज रनिंग कर देते हैं, तो अभी हमारे बॉडी को पता चलता है कि भाई इस सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जब रन किया है तो बॉडी को बहुत ज़्यादा रन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी की आवश्यकता जो है वो ऑक्सीजन के सप्लाई से फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो फिर इस ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरे सेल्स में, पूरे टिश्यूज में पहुंचाने के लिए फिर क्या होगा कि हमारा लंग और हमारा हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स ये सब अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक कोई प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे शरीर में देखिए बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको कंट्रोल पता हो तो भाई कंट्रोल क्या है, किसी भी चीज को रेगुलेट करना ताकि जो हम डिजायर्ड एक लेवल चाह रहे हैं वो वेरिएबल उसी लेवल में काम करे। जैसे कंट्रोल क्या है, इट्स अ पावर टू रिस्ट्रेन, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, रोकने के लिए, धीमा करने के लिए। ठीक है, ये जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कंट्रोल। तो लेट्स सपोज कि हमारे शरीर में हम पढ़ते हैं कि जो एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट होता है, ठीक है, वो अराउंड 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो ये 72 के आसपास ही क्यों है, 70 से 75 के बीच में ही क्यों है, क्यों बहुत ज़्यादा नहीं क्यों है? मतलब इसका मतलब ये जो एक्टिविटी है हार्ट की बीट होने वाली, ये कहीं ना कहीं प्रॉपरली क्या है, कंट्रोल्ड है। और इस कंट्रोल के साथ साथ हमारे शरीर में और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो साथ में मिलकर, है ना, एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करके, इंटरैक्ट करके और क्या करते हैं, कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमारे शरीर में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कर कौन रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो ह्यूमन की बॉडी में पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम पूरा एक अलग टॉपिक रहेगा जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज का जो है पहला सिस्टम जो रहेगा वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले मैं एक सवाल चाहूंगा कि आप लोग ये ध्यान रखें कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने एग्जाम में कि व्हाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज नेसेसरी, ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम अगर ब्रॉडली इसका आंसर लिखें तो हम कहेंगे कि नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज controlling the voluntary actions। शरीर के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो यहां से कंट्रोल्ड किए जाते हैं नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम ही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर के इनवॉलंटरी एक्शंस को भी
कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस जैसे कि रनिंग, वॉकिंग जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम कमांड करते हैं तब वो कोई काम होता है। राइटिंग, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये वॉलंटरी है, मेरे कंट्रोल में, चाहूँगा लिखूंगा, नहीं चाहूँगा मैं अपने हाथों को रोक लूँगा, दिस इज वॉलंटरी। तो ऐसे एक्शंस को भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो पूरे गट एलिमेंट्री कनाल में हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल्ड है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है। ऐसे ही जैसे हमारा ये जो हार्ट बीट है, ठीक है, तो ये और जो भी स्मूथ मसल्स के एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ही द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, तो इतनी जब बात आप समझ गए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो होता क्या है। तो यहां बात करते हैं बेटा कि अगर ये एक नर्वस सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, तो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन से बना होगा, ऑर्गन जो है टिश्यू बना होगा, टिश्यू फाइनली किसी सेल से बना होगा। तो यहां पर जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, वो हम 9th में पढ़ चुके हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा, न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन को ही और क्या कहते हैं बेटा, तो न्यूरॉन को ही नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती हैं। ठीक है, इनसे ही मिलकर जो है वो बहुत सारे ये पूरे सिस्टम जो हमको देखने को मिलता है वो बनते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस न्यूरॉन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन जो है बेटा, न्यूरॉन जो है वो इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है इनका फंक्शन क्या होता है, तो हमने 9th में ही पढ़ रखा था कि न्यूरॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल की होती है। ठीक है, तो अगर आपको इम्पल्स का डेफिनेशन पता है, इम्पल्स क्या चीज़ होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ये पता है तो ठीक है, नहीं तो अब हमको न्यूरॉन के आगे के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आगे पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एक टर्म आएगा बेटा, हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आप देख लें। तो पहला एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जिसका नाम है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लेट्स सपोज कि मैंने ये मार्कर था और इससे अपने हाथ पर मैंने ऐसे हिट किया। ठीक है, तो हिट किया तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक पेन की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, अब ये सब हुआ कैसे, समझिएगा कि मैंने इस मार्कर का इस्तेमाल किया। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर हिट किया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ जो कि मेरे ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसे एनालाइज किया। ठीक है, कि भाई ये कैसा टच है, ये एक मारने वाला टच है, एक हीट का टच है, एक सॉफ्ट टच है, कैसा टच है, समझ में आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन ने एनालाइज किया। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई हॉट पैन रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, और मैंने गलती से उसे टच कर दिया, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने गलती से उसे टच कर दिया। तो जैसे ही मैं टच करता हूं, मैं अपने हाथों को कमांड नहीं दे रहा है। यहां पर बेटा ध्यान समझिएगा, इस केस में, दूसरे वाले में, कि मैं अभी कमांड नहीं दे रहा। पहले में क्या हुआ था, मैंने कमांड दिया कि भाई ऐसे करो, इसे मारो, और फिर जैसे मारा वहां पे एक मैसेज जनरेट हुआ और वो जो है मेरे ब्रेन ने उसे एनालाइज किया। लेकिन दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि मेरा ध्यान कहीं और है, मैंने अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया जैसे ही, तो मैं अपने हाथों को कमांड नहीं दे रहा कि हट जाओ। ठीक है, वो अपने आप तुरंत हाथ जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ा वो तुरंत हट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है बेटा,
हॉट ऑब्जेक्ट जो था, जो कि मान लो कोई आयन था या फिर कोई हॉट पेन था या फिर इस केस में जैसे मार्कर था, तो ये सब स्टिमुलस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये स्टिमुलस होते हैं। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग, एनी फैक्टर, एनी केमिकल, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज इन द बॉडी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता है, बेटा, जिसके वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स आता है। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट था, है ना, जैसे मैंने उसको टच किया, मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा, तो ये एक मैंने क्या शो किया? रिस्पॉन्स शो किया। और ये रिस्पॉन्स इंडिविजुअल में आया क्यों? किसके वजह से आया? उस हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से आया। तो वो हॉट ऑब्जेक्ट, वो हॉट पेन क्या है? वो एक स्टिमुलस है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो चलेंगे स्टिमुलस देखेंगे क्या है। तो स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग, एनी फैक्टर, एनी केमिकल, एनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल चेंजेस। ठीक है, it can be anything which brings response in an individual। ठीक है, अब बात आती है यहां से कि सर रिस्पॉन्स क्या है। तो हमारा अगला टर्म होता है रिस्पॉन्स। तो हॉट ऑब्जेक्ट टच किया और मैंने अपना हाथ विड्रॉ किया, बहुत तेजी से हाथ विड्रॉ किया, तो यह हाथ का विड्रॉ करना क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक टॉर्च लूं और उसको अचानक से आपके आंखों पर जलाऊं, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे ही लाइट पड़ी हम आंख अपना बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंखों का बंद करना, ये क्या है? ये रिएक्शन है। ठीक है, जिसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स आर द रिएक्शन which an individual shows due to a stimulus। तो जब हमारा शरीर को कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ, जैसे मैंने ऐसे हिट किया, तो ये जब स्टिमुलस को इसने रिसीव किया हमारे शरीर ने, ठीक है, तो उस स्टिमुलस के वजह से शरीर ने जो प्रतिक्रिया दिखाई उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? हमारे शरीर में स्टिमुलस को रिसीव जो करते हैं उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारे शरीर में जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। तो पहले तो एक बात समझिएगा बेटा कि रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे शरीर के कोई सेल्स, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, कोई ग्लैंड, कुछ भी हो सकता है हमारे शरीर का। ठीक है, तो वो कोई सेल, टिश्यू या ग्लैंड हो सकता है। ठीक, जो क्या करता है? जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस को रिसीव करता है। ध्यान सुनिएगा कि ये यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि रिसेप्टर का सिर्फ यही एक काम है क्या कि स्टिमुलस को रिसीव करना, तो आंसर होता है नहीं, इसका एक और काम है। तो रिसेप्टर हमारे शरीर के कोई सेल, टिश्यू या ग्लैंड हो सकता है जो क्या करता है, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है? इंपल्स जनरेट करता है। हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। देखिएगा, ये मेरा जेस्चर याद कर लीजिएगा कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूं, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। हो सकता है कि आप इसे पकड़ पाएं, एग्जाम में ये भूले ना। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर्स वो हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। रिसेप्टर रिसीव, ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव किया और फिर क्या किया, इंपल्स को जनरेट किया। स्टिमुलस को रिसीव किया, इंपल्स को जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट किया। समझ में आ रहा? तो ये रिसेप्टर्स क्या हो गए? रिसेप्टर्स कैन बी एनी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ग्लैंड which receives the stimulus and generates impulse। तो जो स्टिमुलस को रिसीव करके इंपल्स जनरेट करे उसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। और ये हमारे शरीर का कोई सेल, टिश्यू, ग्लैंड, ऑर्गन कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। देखिए इसी के बेसिस पे हमारे शरीर में जो रिसेप्टर्स हैं उनको 5 तरीके में बांट दिया जाता है, 5 क्लासेस में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल एक्चुअली वो हमारे अभी एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो 5 रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपका गस्टेटरी रिसेप्टर हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, गस्टेटरी, और ये जो आपका टैंगो रिसेप्टर्स हैं। तो ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे स्किन वाले, सुनने वाले, देखने वाले, तो उनकी फ़िलहाल हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में अनुसार इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरे अनुसार इतना नहीं आना चाहिए। अगर आप कहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, तो मैं रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल हमको बस इतने से मतलब है। अब यहाँ पे आता है इम्पल्स। इम्पल्स वही इम्पल्स जिसका ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूरॉन की है। तो फिर बात आता है कि इम्पल्स क्या है, व्हाट आर इम्पल्स। इतना हो गया। तो इसका पहले अगर आप वीडियो पॉज कर लें, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें देखेंगे हम। अगली टर्मिनोलॉजी होगी हमारी इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। तो इम्पल्स का डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होता है? तो हम कहते हैं कि दे आर सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। दे आर सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स generated due to a stimulus। जो क्यों जनरेट हुए हैं? किसी स्टिमुलस के कारण जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो इम्पल्स क्या है? सेल्फ प्रोपोगेटेड। ध्यान सुनिएगा, सेल्फ प्रोपोगेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है स्वतः से, स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया ना, तो एक सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन को चलाया कि भाई देखो यहाँ पर कुछ डेंजर है, समझ में आ रहा? तो हमने कमांड नहीं किया था कि भाई इंपल्स जनरेट हो, हमने उसे कमांड नहीं दिया, वो खुद ही जनरेट होकर ट्रैवल होने लगा। तो इंपल्स क्या होते हैं? वो सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। सेम जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वैसे ही शरीर में ये होते हैं इंपल्स, सेम, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई। अब देखिएगा, अब एक और टॉपिक है, एक और टर्मिनोलॉजी जिसे आपसे समझना चाहिए, जिसका नाम है इफेक्टर्स, ठीक है, इफेक्टर्स। अब इफेक्टर समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने टच किया कोई हॉट ऑब्जेक्ट और वहाँ से कोई इंपल्स जनरेट होकर ट्रैवल करते हुए मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आया। मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसे एज अ थ्रेट आइडेंटिफाई किया, उसने देखा कि भाई देखो ये नुकसानदायक है। तो वो अब क्या किया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक दूसरा इंपल्स जनरेट किया। पहला इंपल्स किसने जनरेट किया था? रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस रिसीव किया था और इंपल्स जनरेट किया था। याद आ रहा है? स्टिमुलस रिसीव किया था और इंपल्स जनरेट किया था। तो पहला वहां पे जनरेट हुआ। दूसरा अब कौन जनरेट कर रहा है? अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरेट कर रहा है। किसके बेसिस पे कर रहा है? जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले मिला था, ठीक है, रिसेप्टर्स ने जनरेट किया था और वो ट्रैवल होते हुए हमारे पास आया था। तो उसके बेसिस पे अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? उसे एनालाइज करता है और फिर उसके बेसिस पे अब दूसरा इंपल्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरेट करता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब जो है, अब यहां से जो जनरेट हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स जनरेट हुआ है, अब वो हमारे शरीर के अलग अलग सेल टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचता है, जहां पर एक्चुअल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्चुअल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। लेट्स सपोज कि मैंने अगर हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो मैं हाथ को ऐसे मूव कर लेता हूं। अब मेरी बात समझिए, ये हाथ का मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप क्लास 9th में एक टॉपिक था जिसका नाम था मस्कुलर टिश्यूज, याद होगा, तो आपको पता होंगे कि मसल्स जो थे वो कुछ प्रकार के हमने पढ़े थे, जैसे स्केलेटल मसल्स, जैसे स्मूथ मसल्स, जैसे कार्डियक मसल्स।
ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था क्लास 9th में कि जो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, वॉलंटरी एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, या हम यूं कहें कि लोकोमोटर एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मैं अपना ये हाथ हटा पा रहा हूं, इसे मूव कर पा रहा हूं, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बोन but because of the muscles which are attached to the bone, and the muscles which are attached to the bone are known as skeletal muscles, remember? ठीक है। तो यहां पर, और ये क्यों हो पा रहा है इसका भी रीजन हम समझेंगे, आगे हम समझेंगे। ठीक है। हमारी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि हाउ डज दिस नर्वस सिस्टम कॉजेज एक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देता है, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो एक्सप्लेन करता है कि ये नर्वस सिस्टम जो है उसके कारण से ये शरीर में एक्शंस कैसे होते हैं, एक्शन कैसे जनरेट होते हैं। तो मेरी बात समझिएगा, लेट्स सपोज कि मुझे अगर अपना हाथ को विड्रॉ करना है, मूव करना है, तो ये मूवमेंट कब होगा, जब यहाँ के मसल्स, है ना, यहाँ के मसल्स जो है, और मैं ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अपने पैर का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी और बॉडी पार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट के कारण होने वाले कारण की बात कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि यहां के जो मसल्स हैं जो बोन से अटैच्ड हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, है ना, हमारे कंट्रोल में, जब हम उनको ऑर्डर देंगे, है ना, तो ये मूवमेंट हो सकता है। मैं जितना चाहूं उतना घुमा सकता हूं, इतना 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 इतना, या पूरा ऐसे घुमा सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। अब सुनिएगा मेरी बात कि ये मसल्स जो थे ये बोन से अटैच थे। ठीक, तो जब हम इनको कमांड देंगे तब वो क्या होंगे, जब यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई कमांड आएगा, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई कमांड आएगा तब जाकर वो मसल्स मूव करेंगे। मसल्स जो थे स्केलेटल मसल्स, वो उनका शेप बदल सकता है। मसल सेल्स में मौजूद जो सेल मेम्ब्रेन है, मसल सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है, उनका शेप बदल सकता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो रिलैक्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। क्यों हमने 9th में पढ़ा था, बिकॉज यहां पर मसल सेल्स में कुछ प्रोटीन होते हैं स्पेशल, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। याद आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, हाँ वही एक्टिन और मायोसिन, वेरी गुड। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण जो है वो यहां मसल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन का शेप जो है वो बदल सकता है। समझ में आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब उसे कमांड मिलेगा तो, और फिर वो वापस से रिलैक्स हो सकता है कि एक बार जो वो कमांड फुलफिल हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कारण, मसल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कारण, कि लेट्स सपोज यहां से अगर कोई कमांड जा रहा है तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब यहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जुड़े हुए हैं बोन से, तो बोन पर भी खिंचाव पड़ेगा और बोन उनके साथ आ जाएगा। जैसे यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं तो उसके साथ वो अटैच था बोन के साथ, बोन भी उसके साथ चला आया। ठीक है, और वापस से जब वो अपना नॉर्मल पोजीशन रीगेन करेंगे, ठीक है, जब रिलैक्स होंगे, अपने वापस नॉर्मल स्टेट पे जाएंगे, तो फिर ये उनको पीछे की तरफ मूव करा देगा। तो इस तरीके से मसल सेल्स में होने वाले मूवमेंट के कारण जो है वो हमारे शरीर जो है एक्शन शो कर पाता है। ठीक है, ये एक्शन शो कर पा रहा है। और मसल सेल्स में मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे एक्टिन और मायोसिन। क्लियर है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, तो इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, सेम एनसीईआरटी की वो लाइन उठा के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इफेक्टर समझिएगा। तो अब एक बात मैंने यहाँ पे एक क्यों बताई कि अब दूसरी बार जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक क्या कर रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है, एक इंपल्स जनरेट कर रहा है, और वो इंपल्स फिर से जा रहा है, और अब की बार वो यहाँ के मसल सेल्स के पास जा रहा है। ऐसा मसल सेल्स जो क्या कर रहा है, अब एक्शन शो कर रहा है। तो अब एक्चुअल एक्शन कौन शो कर रहा है, यहां का मसल सेल्स शो कर रहा है, तो यहां के मसल सेल्स को कहते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप कहीं और एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जैसे आंख में धूल पड़ गया, ठीक है, तो आंख में धूल पड़ गया तो वो धूल क्या है, स्टिमुलस है। आंख में पड़ गया तो आंख से पानी आने लगता है, तो पानी क्या, वो रिस्पॉन्स है। समझ में आ रहा, और वो वहां पर वो रिस्पॉन्स शो कौन करा रहा होगा, तो जो रिस्पॉन्स शो करा रहा होगा वो कोई ग्लैंड हो सकता है, हमारे आंखों में मौजूद ग्लैंड हो सकता है जो टीयर को सिक्रीट कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, डस्ट पार्टिकल वाइप आउट कर सके, बाहर निकाल सके। समझ में आ रहा, तो इफेक्टर इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्टर भी हमारे शरीर के कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, जिसको जब सेंट्रल, ये ध्यान रखेंगे, जिसको जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो वो एक्चुअल रिस्पॉन्स शो करता है।
और ये रिस्पॉन्स शरीर में आया ही क्यों था? क्योंकि शरीर को स्टिमुलस मिला था, याद है? उस स्टिमुलस को रिसीव रिसेप्टर ने किया था और इंपल्स जनरेट किया था, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसे एनालाइज किया, दोबारा से उसने क्या किया? इंपल्स जनरेट किया, और वो इंपल्स जाकर फिर किस पे एक्ट कर रहा है? इफेक्टर्स पे एक्ट कर रहा है। तो इफेक्टर क्या हो गए? दे कैन बी एनी सेल, टिश्यू और ऑर्गन और ग्लैंड और ऑर्गन which shows response है ना, due to the signal or the impulse received from the central nervous system, due to the signal or impulse received from the central nervous system। देखिएगा, ब्रेन नहीं कहेंगे हम, ब्रेन नहीं कहेंगे, मैं जब भी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या है इसका कारण? हम आगे समझेंगे, ठीक है? सिर्फ ब्रेन नहीं कहेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, जिसे हम शॉर्ट में CNS कहते हैं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप एक चीज नोट करेंगे कि आप कभी भी कॉपी में अपने जो भी आंसर शीट होगी आज से हैबिट डालेंगे, आप जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट लिख दिया वैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा लिखेंगे। हाँ, अगर आपके आंसर में बार बार वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो एक बार आप इनिशियली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रैकेट में CNS लिख दिया, तो बाद में नीचे आप उसको, अगर वो बार बार आ रहा है तो उसे CNS लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आपको उसे उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए आंसर में, मेरे अनुसार। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी बेटा जो हमको नर्वस सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए था, ठीक है? तो वो हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरॉन का फंक्शन पढ़ा बेटा। न्यूरॉन हमने पढ़ा था कि ये बेसिक यूनिट होता है किसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। हाँ, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी के समान होता है, ठीक है? तो चलो, जब हमने इसका फंक्शन भी देख लिया तो अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि एक सवाल बनता है बेटा, एक सवाल बनता है न्यूरॉन के पार्ट्स, ठीक है? न्यूरॉन के पार्ट्स। तो न्यूरॉन के पार्ट वही जो हमने 9th में पढ़ा था, सेम वही चीज रहेगा न्यूरॉन के पार्ट में, कि न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है बेटा, पहला होता है डेंड्राइट्स, दूसरा होता है आपका साइटोन, या जिसे आप सेल बॉडी या जिसे सोमा भी कहते हैं, और तीसरा होता है एक्सॉन, ठीक है? तीसरा होता है एक्सॉन। तो आइए अब इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन का डायग्राम आप सभी को याद होगा, ठीक है? सेम वही डायग्राम है जो आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है? थोड़ा सा समय देंगे बेटा आप।
ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया न्यूरॉन का। ठीक बेटा, तो ये जो पूरा पोर्शन है जो आपको कंप्लीट ये रेड में दिख रहा, ये कंप्लीट रेड में जो इतना दिख रहा, ये तो हो गया आपका साइटोन या सेल बॉडी। और ये जो छोटे छोटे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हो गए क्या, डेंड्राइट्स। और ये जो रेड कलर की लंबी सी एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रेड वाली हो गई बेटा आपका एक्सॉन। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, अब बाकी की चीज़ों को हम लोग लेबल कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ से कि ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना रखा है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर जो ये बना रखा है ऐसे, ये बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया को दर्शा रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर में डॉट 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 ऐसे कंसेंट्रिक फैशन में बना रखा है, ये बेटा है निजल्स ग्रैन्यूल्स। अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो निजल्स ग्रैन्यूल्स। और ये है उसका न्यूक्लियस, इस सेल का, इस न्यूरॉन नर्व सेल का ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जिस साइटोप्लाज्म में, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, उसे साइटोप्लाज्म या फिर न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोन के साइटोप्लाज्म कह लीजिए या उसका न्यूरोप्लाज्म कह लीजिए। ये जो सेल्स हैं, ये जो रेड रेड ऐसे मैंने बना रखा है, ये है बेटा स्वॉन सेल्स। ये क्या है, स्वॉन सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। और ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ये जो अब इस न्यूरॉन का आखिरी पोर्शन है, ये जो एक्सॉन का आखिरी पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग। बेटा इसे एक्सॉन एंडिंग, इसको टर्मिनल एंडिंग, इसको टर्मिनल एर्बोराइजेशन, इसके 3-4 नाम हैं। हम नॉर्मली चूंकि एक्सॉन एंड कर रहा है तो उसे एक्सॉन एंडिंग कह रहे हैं। ठीक है बेटा, नेजल ग्रैन्यूल के बारे में समझ लीजिएगा। अगर आप 9th में नहीं पढ़ा है आपने तो, या फिर अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो भी इसको ध्यान से देखेंगे। नेजल ग्रैन्यूल क्या होता है, आपने सेल चैप्टर में एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेजल्स ग्रैन्यूल और कुछ नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इनका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन से सिंथेसिस होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, है ना, एक प्रकार का प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। मैं यहाँ बताता हूँ वो कौन सा प्रोटीन होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया बेटा। कभी कभी ना परीक्षा में क्लास 9th में खासकर परीक्षा में डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें से मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए कल को लिखने को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्सॉन जो है वो सिंगल है, जबकि डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं। तो डेंड्राइट्स आर यूजुअली मोर इन नंबर व्हाइल एक्सॉन इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। डेंड्राइट का जो लेंथ है वो शॉर्ट है, जबकि एक्सॉन काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग है। और ये क्लास 9th के स्टूडेंट, 10th वाले तो जानते होंगे, 9th वालों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप न्यूरॉन बनाएंगे तो जितना भी उसका साइटोन या सेल बॉडी का साइज बनाएंगे उससे कई गुना बड़ा आपको एक्सॉन बनाना है। ठीक है, तो एक्सॉन जो कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, वहीं डेंड्राइट एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है। एक्सॉन में ब्रांचिंग नहीं होती है यूजुअली, और डेंड्राइट जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इतनी बेसिक बातें सभी को पता थी। एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा जो आपके काम आने वाला है कि बेटा देखो, ये जैसा निजल ग्रैन्यूल हमको साइटोन में पाया जा रहा है ना, ये निजल ग्रैन्यूल जो है ये डेंड्राइट में भी मौजूद होते हैं। ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ये आपके कहाँ मौजूद होते हैं, डेंड्राइट पे भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये निजल ग्रैन्यूल्स एक्सॉन में नहीं पाए जाते। तो निजल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन व्हाइल निजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन डेंड्राइट। ठीक है बेटा, ये क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारे शरीर में मिलियन ऑफ न्यूरॉन मौजूद हैं। एक तो न्यूरॉन है नहीं जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। अब याद करिए, ऐसे मैंने हिट किया, ये स्टिमुलस था, इस स्टिमुलस को रिसीव किया यहाँ के मेरे स्किन में मौजूद जो सेल हैं, जो टिश्यू हैं, वहाँ के रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया, इम्पल्स जनरेट किया। इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ जनरेट हो गया। अब वो सिग्नल जनरेट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं पहुँचना होगा।
कहाँ पहुंचना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचना है, ठीक है। तो किसी माध्यम से ही पहुंचेगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन है ट्रैवल कर रहा है तो कोई माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो माध्यम का काम इंपल्स, ये न्यूरॉन करता है। तभी तो हम लिखते हैं कि न्यूरॉन हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। समझ में आ रहा? अब चूंकि एक न्यूरॉन तो सिर्फ है नहीं जो इस इंपल्स का ट्रांसमिशन करेंगे, ऐसे मिलियन ऑफ न्यूरॉन है, तो कहीं ना कहीं लेट्स सपोज कि ये एक न्यूरॉन है जो इनिशियली रिसेप्टर से जो इंपल्स जनरेट हुआ उसको उसने रिसीव कर लिया, यहाँ का ये न्यूरॉन था उसने रिसीव कर लिया। अब इस न्यूरॉन ने क्या किया, उसको रिसीव करने के बाद फिर अगले न्यूरॉन को दे देगा। तो यहाँ से यहाँ पे एक और न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक और न्यूरॉन मैं बना दूँ, अगर ये वीडियो में क्लियर आ रहा हो तो फिर एक और ये साइटोन का सेल बॉडी हो गया और ये उसके डेंड्राइट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका न्यूक्लियस और ये निजल ग्रेन्यूल्स वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर इसका एक्सॉन चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो इसने क्या किया बेटा, इसने इसको पहले इसने इंपल्स को क्या किया, यहाँ पर रिसीव किया, ठीक है। इंपल्स को, स्टिमुलस को नहीं, स्टिमुलस को रिसीव रिसेप्टर करते हैं, ये इंपल्स को रिसीव करके ट्रांसमिट करेगा। तो इंपल्स को रिसीव किया, इंपल्स जो रिसीव हुआ वो ट्रैवल होगा इसके सरफेस पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके सरफेस पे ट्रैवल होंगे। ट्रैवल होने के बाद यहाँ पर जब इंपल्स पहुंचेगा तो अब यहाँ से वो इस न्यूरॉन पे जाएगा, दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन उसको आगे लेकर और जाएगा, और ऐसे करते करते ये सिग्नल पूरा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है, ठीक है। ऐसे पूरा पहुँचता है। अब बात आती है कि इसमें ये डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन अलग अलग काम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे रिसेप्टर्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स जनरेट किया, उसको न्यूरॉन ने रिसीव कर लिया। न्यूरॉन ने किसको रिसीव किया बेटा, न्यूरॉन ने रिसीव किया इंपल्स को, न्यूरॉन ने रिसीव किया इंपल्स को, और फिर उसे ट्रांसमिट करेगा। तो बात ये आती है कि आखिर उस न्यूरॉन को रिसीव कौन करेगा। तो पूरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट इंपल्स को रिसीव करता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो इंपल्स को रिसीव करता है, तो वो डेंड्राइट है जो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये इसको साइटोन की तरफ, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डायरेक्ट कर देगा, और साइटोन क्या करेगा, उसको डायरेक्ट कर देगा एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन की तरफ, ठीक है। अब हम एक्सॉन पे आ जाते हैं थोड़ा। एक्सॉन पे कुछ चीज़ें बची हुई हैं। एक्सॉन पे यहाँ कुछ सेल्स दिख रहे हैं हमें जिनका नाम है स्वॉन सेल्स, ठीक है। एक्सॉन बेटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन और एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ एक्सॉन के ऊपर स्वॉन सेल्स पाए जाते हैं और वो स्वॉन सेल्स क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक शीट डेवलप कर लेते हैं एक्सॉन के लेंथ के ऊपर, है ना। तो ऐसे शीट की तरह बना लेते हैं, लेकिन ये जो शीट, ये जो लेयर बनती है स्वॉन सेल की, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। मतलब कि ये जो लेयर बन रही है ये थोड़े थोड़े दूर पर जाकर फ्यूज्ड हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक तो वो होंगे न्यूरॉन, ठीक है, एक तो न्यूरॉन वो होंगे जिनके एक्सॉन पे कोई शीट बनी नहीं रही होगी। अब ध्यान से सुन लेना, जिस न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीट नहीं बन रही, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वहाँ स्वॉन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। बेटा स्वॉन सेल्स वहाँ भी मौजूद होते हैं। अगर कोई कहे कि वहाँ स्वॉन सेल नहीं पाए जा रहे हैं इसलिए माइलिन शीट नहीं बन रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। तो स्वॉन सेल्स यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन वो सेल्स ऑर्गेनाइज होकर एक शीट नहीं बनाते हैं, बस एक लेयर नहीं बनाते हैं, सेल वहाँ पे भी होते हैं। तो जहाँ माइलिन शीट नहीं बनता है, जैसे यहाँ पर कोई शीट नहीं है, यहाँ पर देखिए ऊपर शीट है, तो ये जो एक्सॉन है कैसा एक्सॉन कहलाता है बेटा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। और जहाँ पर स्वॉन सेल एक्सॉन के ऊपर एक शीट बना लेते हैं तो इस शीट को कहते हैं माइलिन शीट, और ऐसे एक्सॉन को कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि ये जो शीट है ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि ये कुछ कुछ दूरी पर फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। फ्यूज होने के कारण एक्सॉन के लेंथ के ऊपर ऐसे रीजन भी होते हैं जहां पर ये शीट गायब है, और शीट जहां जहां पर गायब है, जिस जिस नोड पर गायब है, उस रीजन को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर,
क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब सुनिएगा, ये जो माइलिन शीथ हैं बेटा, ये जो माइलिन शीथ हैं, ठीक है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और इंपल्स क्या है, एक प्रकार का करंट इलेक्ट्रिसिटी ही तो है, जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो है। तो ये माइलिन शीथ जितने दूरी पर हैं उतने दूरी तक वो उस सिग्नल के लिए क्या करेंगे, इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिएगा बेटा, न्यूरॉन जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अगल बगल में, इन सेल्स के अगल बगल में कुछ फ्लूइड होता है जो न्यूरॉन के बाहर है, जो न्यूरॉन के बाहर है। चूंकि ये न्यूरॉन के बाहर फ्लूइड मौजूद हैं, इसलिए इन फ्लूइड को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ऐसा ही कुछ फ्लूइड जो है वो इस एक्सॉन के भी अंदर है। ठीक है, इसके भी अंदर है। और इन फ्लूइड में क्या है, अलग अलग आयंस होते हैं। इतना आपको वैसे जानना नहीं है, लेकिन फिलहाल भी ध्यान रखना, अलग अलग आयंस होते हैं। यहां भी आयंस है, यहां भी आयंस है, अंदर भी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इंपल्स यहां से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां तक पहुंचता है, तो वो आगे जाना चाहेगा एक्सॉन के थ्रू, लेकिन ये शीट वहां पर एक इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। वो उस सिग्नल को आगे जाने नहीं देंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे कि भाई न्यूरॉन का तो काम ही होता है इंपल्स को ट्रांसमिट करना, अब वो जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब एक बात सुनिएगा, सवाल बनता है कि जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होगा, इंपल्स ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करेगा, किस में, माइलिनेटेड एक्सॉन में कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में। तो जो आप सोच रहे हैं वही बच्चे भी सोचते हैं कि भाई इसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, तो इसको कोई इंसुलेशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से सीधे ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स ट्रांसमिशन जो है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द माइलिनेटेड एक्सॉन, जहां पर इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर होता है। ये कैसे? ये ऐसे कि जब सिग्नल यहां पहुंचता है तो ये तो इंसुलेटर का काम करेंगे, उसको इसके थ्रू नहीं पास करने देंगे। तो ये सिग्नल क्या करता है, यहां से इस पर जंप करता हुए चलता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से जंप करके यहां गया, यहां से जंप करके यहां जाता है, और यहां से जंप करके यहां, और ऐसे चला जाता है। तो एक व्यक्ति है जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है, और एक है जो जंप करते करते पाथ को चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो जंप करते करते चल रहा है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट जल्दी पहुंच जाएगा, किसके कंपैरिजन में, जो सीधे चलते चला जा रहा है। ये वैसे सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, जो 11th का कंसेप्ट है, आपको यहां जानना नहीं है। एक छोटा सा सवाल बनता है कि माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन किसमें फास्टर होता है, बस इतना सवाल कभी कभी बन जाता है स्कूलों में। तो आपको पता है कि नॉन माइलिनेटेड में इंपल्स का ट्रांसमिशन स्लोअर होता है, जबकि यहाँ फास्टर होता है। और फास्टर होने का कारण समझ में आया, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करेंगे, जाने नहीं देंगे, तो इंपल्स के पास फिर से रास्ता क्या बचता है कि यहाँ से कूद के जाएं, क्योंकि ये जो नोड ऑफ रेनवियर है वहाँ तो नहीं है ना माइलिन शीथ। वही तो हम पढ़ रहे थे, माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होता है, थोड़ी दूर पर जाके फ्यूज हो जाता है, यानी यहाँ माइलिन शीथ नहीं है, वहाँ पे वो गैप पे, वो तो गैप एक्सपोज्ड है, तो फिर उस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जंप करते करते चला जाता है, जिस गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा। चलिएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम चलते हैं एक्सॉन एंडिंग पर। तो एक्सॉन एंडिंग पर आपको ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे स्फेरिकल जो दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, जो एक्सॉन एंडिंग पर होते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर, इस बलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, जिन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, वेसिकल्स कभी भी पूछे आपको तो क्या होता है बेटा, तो वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो फॉस्फोलिपिड के लेयर का बना होता है। फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा, हाँ सर, याद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर थी। तो वैसे ही फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड टेल पोर्शन का बना हुआ एक स्फेरिकल लेयर होता है जिसे हम वेसिकल कहते हैं, जो अंदर में हो सकता है कुछ भी एंजाइम वगैरह, कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड, कुछ ऐसा कंटेन किया हो, तो उसे हम वेसिकल कहते हैं बायोलॉजी में। तो ऐसे ही माइन्यूट वेसिकल्स मौजूद होते हैं, कहाँ, छोटे छोटे वेसिकल मौजूद होते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। किसके अंदर? सिनेप्टिक नॉब के अंदर। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। तो इस वेसिकल के अंदर क्या होता है, इसके वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही, वही प्रोटीन जो नेजल्स ग्रैन्यूल बनाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है माना जाता है कि ये प्रोटीन कहाँ से बनता है, तो नेजल ग्रैन्यूल बनाता है ये प्रोटीन, जो कहाँ मौजूद है? एक्सॉन एंडिंग के सिनेप्टिक नॉब के सिनेप्टिक वेसिकल में मौजूद है। इतना आपको न्यूरॉन के पार्ट समझ में आए, ठीक है। अब याद करिए, न्यूरॉन अकेले तो है नहीं, मिलियन ऑफ न्यूरॉन है जो एक कंटिन्यूअस चैनल बना रहा है इंपल्स सिग्नल का फ्लो के लिए। तो अगर अब इसने इंपल्स को रिसीव किया था, आगे ट्रांसमिट किया, ये आगे ट्रांसमिट करता है ऐसे ऐसे, तो अब यहां से इंपल्स को ट्रांसमिट होकर दूसरे न्यूरॉन पे जाना है, अगले न्यूरॉन पे जाना है, ठीक है। तो वो बेटा एक बात समझिएगा कि वो जंक्शन, वो रीजन जहां पर एक न्यूरॉन का टेल पोर्शन और दूसरे न्यूरॉन का एक तरीके से कहें हेड पोर्शन पास में होते हैं, ठीक है, उस जंक्शन को, उस रीजन को, उस जगह को, उस क्षेत्र को कहते हैं सिनैप्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। तो क्लास 9th और 10th दोनों ही लेवल पे मात्र आपको जो एक डेफिनेशन याद करना होता है कि व्हाट इज सिनैप्स, तो इट इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, ठीक है, ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। इतना क्लियर हुआ? अब एक बात समझिएगा, ये जो न्यूरॉन है और इसके बाद जो न्यूरॉन शुरू हो रहा है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, इनके बीच में ये गैप दिख रहा है। इस गैप को कहते हैं बेटा सिनैप्टिक क्लेफ्ट। कितने बच्चों को ये पता है कि न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्स कहते हैं? बेटा दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्स नहीं कहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्स नहीं कहते हैं। सिनैप्स वो जंक्शन है, वो रीजन है, वो जगह है, वो क्षेत्र है जहां पर दो न्यूरॉन पास में होते हैं। लेकिन वो जो गैप होता है, जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, उसे बेटा सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। आज ये बात याद रखना और कभी मत भूलना कि अक्सर बच्चों को यही लगता है कि दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्स कहते हैं। नहीं, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और वो रीजन, वो जंक्शन जहां पर दो न्यूरॉन मिलते हैं उसे सिनैप्स कहते हैं। तो सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, वाइल सिनैप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। ये याद कर लेना, रट लेना बिना किसी डाउट के। और एक बात और याद रखना कि कभी भी कोई भी दो न्यूरॉन आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं, कभी भी दो न्यूरॉन आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं। कोई कहेगा कि नहीं, जहां पर केमिकल सिनैप्स होता है वहां पर सिर्फ गैप होता है और जहां पे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है वहां नहीं होता है। पहली बात तो क्लास 9th और 10th लेवल के डिस्कशन के बियॉन्ड है केमिकल सिनैप्स और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको यह जबरदस्ती समझाने की कोशिश करे तो सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स भी एक चीज होता है, ठीक है,
लेकिन उसमें भी दो न्यूरॉन काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, बहुत नज़दीकी मामला होता है, लेकिन गैप वहाँ पे भी होता है। बस अंतर क्या है कि वहाँ पर जैसे ही इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक आया, इतना कम गैप है कि उस गैप को आसानी से इम्पल्स जो है वो पार कर जाता है। ठीक है, लेकिन गैप वहाँ पर भी है। हमारे शरीर में केमिकल सिनैप्स ही मैक्सिमम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बहुत रेयर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, रेयर होते हैं। ठीक है, बाकी अगर केमिकल सिनैप्स, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसे छोड़ दीजिएगा, आपके डिस्कशन के बियॉन्ड का है बात। तो कभी भी दो न्यूरॉन, आपको ये याद रखना है, कभी भी दो न्यूरॉन जो हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं, हमेशा उनके बीच में गैप होता है और उस गैप को सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करते करते डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से फिर ये एक्सॉन पे ऐसे जंप करते करते पहुँचा है यहाँ पर। ठीक है, जब पहुँचा है तो अब यहाँ पर गैप है, जबकि भाई किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, यहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, गैप है। तो फिर अब ये सिग्नल जो यहाँ पर आया है वो यहाँ से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक कैसे जाएगा, क्योंकि डेंड्राइट ही रिसीव करने वाला है उसको, अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करेगा। डेंड्राइट का काम होता है रिसीव करना, यहाँ बताया था, डेंड्राइट काम होता है रिसीव करना इम्पल्स को, कैसे करेगा? तो ये गैप को तो वो सिग्नल नहीं पार कर सकता है, तो फिर आगे कैसे जाएगा, इम्पल्स कैसे जाएगा? तो इसके लिए जो सिनैप्टिक नॉब के अंदर सिनैप्टिक वेसिकल है और उस वेसिकल के अंदर जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है वो हेल्प करते हैं। क्लास 9-10 लेवल पे आप बस इतना समझिए कि जब सिग्नल इस एक्सॉन एंडिंग पर पहुंचता है, जब ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स यहां पहुंचता है, तो सिनैप्टिक नॉब के अंदर ये जो सिनैप्टिक वेसिकल है बेटा, वेसिकल्स जो हैं वो मूव करके सिनैप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं। सिनैप्टिक नॉब के अंदर सिनैप्टिक वेसिकल थे, ठीक है, थे ना, और उसके अंदर क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब सिग्नल यहां पे पहुंचता है तो ये सिनैप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो इस सिनैप्टिक नॉब के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज करके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर मौजूद हैं उनको बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल को लेकर, जो सिग्नल यहां तक आया था उस सिग्नल को ये न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं और उसे लेकर वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो केमिकल अगले ट्रैवल करते हुए अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर पहुंच जाते हैं। तो वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट, वो जो गैप है, वो गैप को कवर किसने कर लिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स ने कर लिया, ठीक है। तो सिग्नल यहां तक आया, सिनैप्टिक नॉब में सिनैप्टिक वेसिकल फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, वो सिग्नल अब न्यूरोट्रांसमीटर के पास चला गया और न्यूरोट्रांसमीटर आसानी से वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट गैप को ट्रैवल करके कहां पहुंच जाता है, न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर अब जब वो डेंड्राइट पे पहुंच गया तो अब उस सिग्नल को फिर अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव कर लेगा, फिर वो साइटोन को भेजेगा, फिर एक्सॉन को जाएगा, फिर ऐसे एक्सॉन एंडिंग पे पहुंचेगा और यही सिर्फ काम बार बार होते रहेगा। आप समझना, न्यूरॉन जो है वो इंपल्स ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिट करेगा तो फाइनली कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा ना, ऐसा थोड़ा कि ट्रांसमिट ही करते रहेगा, ठीक है। जैसे डाकिया होता है, मैसेज पहुंचाता है तो मैसेज ले लिया, बस घुमाया जा रहा है, अरे भाई कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा। ऐसा थोड़ा है कि एक से दूसरा डाकिया ले रहा है, दूसरा से तीसरा डाकिया ले रहा है और डाकिया घूम आ रहा है, वो कहीं तो पहुंचाएगा। आखिरी में कोई डाकिया है वो उसको फाइनल जो उसका रीजन है वहां पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते अगर रिसेप्टर से इंपल्स जनरेट हुआ है तो वो न्यूरॉन करते करते कहाँ फाइनली जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। और ऐसे ही दूसरा जो इंपल्स जनरेट हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद करिए पहली बार रिसेप्टर ने किया था, दूसरी बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, अब इसने जो जनरेट किया वो फिर ऐसे न्यूरॉन ट्रांसफर करते फाइनली किसी ऑर्गन तक पहुंचेगा, किसी स्केलेटल मसल्स तक पहुंचेगा, किसी स्केलेटल मसल्स के मसल सेल्स तक पहुंचेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर न्यूरॉन जो है वो किसके कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में नहीं, मतलब किसके पास मौजूद होगा, तो किसी
मसल किसी मसल सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये वही रीजन है जहां पर अब इस सिग्नल को दे देना है, और जैसे ही मसल सेल्स वो सिग्नल पाएगा वो रिस्पॉन्स शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, शो होगा। अब वो रीजन, वो जंक्शन, वो जगह, वो क्षेत्र, वो जंक्शन जहां पर एक मसल सेल और एक न्यूरॉन आपस में होते हैं, ऐसे जंक्शन को कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो सिनैप्स क्या है? सिनैप्स वाज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, वो जगह जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कांटेक्ट में थे, सॉरी कांटेक्ट में क्या है, जहां आपस में पास में मौजूद थे, और वो रीजन जहां पर अब मसल सेल्स और न्यूरॉन मौजूद हैं, तो उस जंक्शन को कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2-3 पॉइंट समझे कि कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह का रोल क्या है, सिनैप्स क्या है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्या है, और मसल सेल्स क्या हैं। ठीक है, इतना जब आपने पढ़ लिया तो इसके साथ आपका कंप्लीट हुआ न्यूरॉन के पार्ट और उनके फंक्शन और रिलेटेड कुछ जो पॉइंट थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 2 मिनट समय देंगे इसको रब करने के लिए। ठीक, बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरॉन के पार्ट्स। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा न्यूरॉन के टाइप्स। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और बच्चे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन लिख के चले जाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, और वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिख के चले जाते हैं। तो अभी हमने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। और जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमें क्लास 9th या 10th लेवल तक पढ़ना है, 10th लेवल में स्पेशली जो पढ़ना है, वो किस बेसिस पे पढ़ना है, आखिर किस बेसिस पे न्यूरॉन को हम अलग अलग बांट रहे हैं, तो वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कि इम्पल्स जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, वो किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे। तो इस बेसिस पे हम न्यूरॉन के 3 टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप पढ़ते हैं बेटा? 3 टाइप पढ़ते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, और एक तीसरा बनता है जिसका नाम है रिले न्यूरॉन, या फिर इसे कनेक्टर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप बात समझिएगा। वही वापस से एग्जांपल लेते हैं हम, जब हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था। ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट को जब टच किया था तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ था, वो इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ था पूरे शरीर में। तो जो इम्पल्स को रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा था, वो जो न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और वो न्यूरॉन जो फिर से एक बार इम्पल्स दूसरी बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरेट कर रहा था, वहाँ से जो लेकर रिसेप्टर के पास जा रहा था, उस न्यूरॉन को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक जंक्शन का काम करता है, जो न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में लिंक का काम करता है, जंक्शन का काम करता है, उसे कहते हैं कनेक्टर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। रिले रेस देखा आपने? रिले रेस जिसमें एक व्यक्ति दौड़ते रहता है, हाथ में मसाल लिए, फिर थोड़ी दूर पे उसका एक दोस्त खड़ा रहता है, उसे वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, उसे रिले रेस कहते हैं, जहाँ मतलब एक जंक्शन है जहाँ पे जो कोई 2 लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेंसरी न्यूरॉन है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ है
और यहाँ से ये रिसेप्टर हैं आपके, और यहाँ के हाथ के रिसेप्टर्स ने कोई इम्पल्स जनरेट किया और उस इम्पल्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उस इम्पल्स को जो न्यूरॉन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उन न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर ऐसे ही या मतलब एक ही न्यूरॉन नहीं है, ऐसे बीच में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, ऐसे यहाँ पर सिर्फ ये एक ही न्यूरॉन नहीं होने वाला, बहुत सारे न्यूरॉन हैं। और ऐसे ही जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दूसरा इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो उसको लेकर फिर जो हमारे मसल्स तक जा रहे हैं, ठीक है, हमारे हाथ के मसल्स, ठीक है, इनको जो लेकर जा रहा है, ये हो गए आपके मोटर न्यूरॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन के बीच में जो एक लिंक का काम करता है, उस न्यूरॉन को कहते हैं, उस न्यूरॉन को, ये कहाँ हो रहा है, ये अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो एक लिंक का काम कर रहा है, उसे कहते हैं कनेक्टर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। तो ये हो गया आपका कनेक्टर न्यूरॉन, ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, और ये हो गया आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, ठीक। इतना जब समाप्त हो गया, तो अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं और एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो जो डेफिनेशन पे हम जाते हैं, अगर डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाएं इसके, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस क्विक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि इस स्टिमुलस के कारण जो अचानक से अपने आप होने वाला, तेजी से होने वाला जो रिस्पॉन्स होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस का मतलब कि हम उसे कमांड नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो एक्शन अपने आप जो है वो इनिशिएट हो जा रहा है। तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड क्विक, अपने आप हो रहा है और काफ़ी तेजी से होने वाला एक्शन है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस क्विक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। सेम वही बात जो एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं अभी तक। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने हाथों को यहाँ तक ले जाना है और यहाँ से वापस यहाँ ले आना है, तो मैं इसको प्रॉपरली कमांड दे रहा हूँ और ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसको ऐसे मूव करा पा रहा हूँ। लेकिन जब हॉट ऑब्जेक्ट टच होते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर हाथ रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए, और मैं जब तक कमांड नहीं दे रहा हूँ तब तक ये हाथ वापस नहीं आ रहा है। तो ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्वतः नहीं हो रहा है, मेरे कंट्रोल में है, जब मैं कहूँगा तभी हटेगा। और एक क्विक भी नहीं है, ठीक है, बहुत धीरा है। चलो कोई कहेंगे बहुत तेजी से हम हटा रहे हैं, देखिए हटा रहे हैं एकदम तेजी से, ठीक है, फिर भी चूंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है और ये उतना क्विक नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जब आप उसे कमांड ना दे रहे हो लेकिन वो एक्शन फिर भी स्वतः आपका बॉडी शो कर रहा हो। सेम वही एग्जांपल रहेगा टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कि मेरा ध्यान कहीं है और जैसे ही मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, मैं कमांड नहीं करता हूं, जैसे टच हुआ वो तुरंत हाथ हटाता है, कमांड नहीं दिया, अपने आप हाथ हटा है और वो हाथ काफ़ी तेज़ी से हटा है। समझ में आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से हटा है। तो स्पॉन्टेनियस है, क्विक है। तो ये वाला जो एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। नॉर्मल एक्शन जो होता है और जो रिफ्लेक्स एक्शन है, तो अंतर समझ में आया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। अब सेम वही बात कि मान लीजिए कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, हमारा ये हाथ है ऐसे, ठीक, और इसने क्या किया, इसने कोई हॉट ऑब्जेक्ट, कोई आयरन प्रेस था, वो टच कर लिया, ठीक है। तो टच करने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, हम अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तुरंत हमने उसको ऐसे विड्रॉ कर लिया। तो ये जो हाथ विड्रॉ करना वो ये काफ़ी क्विक था और ये स्पॉन्टेनियस था। ये कैसा था, स्पॉन्टेनियस था। तो ये जो रिएक्शन है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इस हुआ क्या
कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है और इस स्टिमुलस को रिसीव कर रहा होगा, यहाँ रिसेप्टर रिसीव करके इम्पल्स जनरेट कर रहा होगा, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुए, उस इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहे होंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे आइडेंटिफाई कर रहा होगा, भाई ये तो डेंजर है, ये तो थ्रेट है, तो वो वहाँ से उसे एनालाइज करने के बाद एक दूसरा इम्पल्स जनरेट कर रहा होगा, जिस इम्पल्स को अब लेकर कौन आ रहा होगा, मोटर न्यूरॉन आ रहा होगा। किसके पास लेकर जा रहा होगा, इफेक्टर्स के पास। रिसेप्टर से जनरेट हुआ था, इफेक्टर के पास आया और इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, जो कि काफ़ी क्विक और स्पॉन्टेनियस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का वो पाथ जो इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, वो पाथ है जो कि इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है। ये वाला पाथ जो है, जो इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी आपके। अब वापस से हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन थी। न्यूरॉन से संबंधित जितने बातें थी वो सारे हमने पढ़ ली, कुछ उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। अभी आपने न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़ा था, अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके बीच में आप डिफरेंस क्लियर करते चलिएगा, नहीं तो परीक्षा में पूछा कुछ जाता है, बच्चे डिटेल लिखकर कुछ आते हैं और कहते हैं इतना तो लिखा है हमने, है ना, और फिर नंबर नहीं मिले। ठीक है, कारण यही होता है, आपसे पूछा कुछ जा रहा है, आप लिख कुछ रहे हैं। कि जैसे आपसे पूछा गया कि राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और आपने पार्ट ऑफ न्यूरॉन लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे पार्ट ऑफ न्यूरॉन पूछा गया और आपने पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम लिख दिया तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट में। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस से लिखते हैं, और एक कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बाबू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बना होता है दो पार्ट का मिलके, जिसे हम कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो सब पार्ट में। ठीक है, जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ लिख दूँ अगर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। ठीक है, एसएनएस। सुनिएगा, छोटी सी बात है जिसको बारे में हम बाद में भी फिर डिस्कस करेंगे डिटेल। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ all the nerves of body except those nerves which are making the central nervous system। तो शरीर के वो सारे नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे उसको छोड़कर, ठीक है, तो ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट विच आर मेकिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो शरीर के बाकी जितने भी नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और वो जितने भी शरीर के नर्व्स हैं जो एसोसिएटेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी तो कुछ है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कुछ नर्व होंगे, तो वो जितने भी नर्व्स जो एसोसिएटेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से,
ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो सारे नर्व्स बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वो नर्व्स दो प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप ऑफ या टू काइंड ऑफ नर्व्स आर देयर, टू काइंड्स ऑफ नर्व्स हैं दो तरीके के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। वो कौन से नर्व्स हैं, तो वो नर्व्स हैं बेटा, एक है क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होते हैं, ब्रेन से, ठीक है, और एक है स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं नर्व्स, उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और जो ब्रेन से अराइज होते हैं नर्व्स, वो उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ नर्व्स which are associated to the central nervous system, and these two type of the nerves makes the peripheral nervous system. और peripheral nervous system is divided into sub part which is autonomic nervous system and somatic nervous system. सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ठीक है। तो भाई देखो, ये जितने भी नर्व्स हैं सब अराइज हो रहे हैं या तो ब्रेन से शुरू हो रहे हैं और या तो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहे हैं। शुरू होकर हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को जा रहे हैं। शुरू कहाँ से हो रहे हैं, या तो ब्रेन से हो रहे हैं अगर क्रेनियल नर्व है तो, और या तो स्पाइनल कॉर्ड से हो रहे हैं अगर वो स्पाइनल नर्व है तो। और ये नर्व अराइज होकर जा कहाँ रहे हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को जा रहे हैं, क्योंकि यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो मैसेजेस को ट्रांसमिट कराएंगे अलग अलग ऑर्गन को। तभी तो हमारा सारा ऑर्गन का जो फंक्शन है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड रहेगा, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब अराइज हो रहा है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से और जा रहा है अलग अलग ऑर्गन को। अब वो ऑर्गन दो प्रकार के बेटा, वॉलंटरी ऑर्गन, इनवॉलंटरी ऑर्गन। याद है स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वो जो हमारे कंट्रोल में है वॉलंटरी ऑर्गन है, और वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी ऑर्गन है। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन या स्मूथ ऑर्गन, तो ये जो नर्व हैं ये ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से या तो जा रहे हैं वॉलंटरी ऑर्गन को, या तो जा रहे हैं इनवॉलंटरी या स्मूथ ऑर्गन को। समझ में आ रहा, इनवॉलंटरी, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसको, वॉलंटरी ऑर्गन को, या एक तरीके से हम कह दें तो स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है कहाँ, वॉलंटरी ऑर्गन्स को या स्केलेटल मसल्स को। तो ये काम कौन करता है, ये काम हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तो ये इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ, तो ये वॉलंटरी कर रहा है तो ये किसको करेगा, इनवॉलंटरी ऑर्गन को या फिर स्मूथ मसल्स को, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स को या इनवॉलंटरी ऑर्गन को इंपल्स ट्रांसमिट किसके द्वारा कराया जा रहा है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कराया जा रहा है। और जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है वो वॉलंटरी ऑर्गन को किसके थ्रू कराया जा रहा है, तो वो जो हमारा नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम रोल किस में प्ले कर रहा है, इंपल्स को ट्रांसमिट कराने में, कहां से कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी ऑर्गन या स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। तो जो मोटर न्यूरॉन बेटा, जो मोटर न्यूरॉन लेकर जा रहे थे ना, जो मोटर न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं मैसेज को, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो मोटर न्यूरॉन लेकर जा रहे हो स्मूथ मसल्स को, या हो सकता है कि वो वॉलंटरी को लेकर जा रहा है। तो अगर वो वॉलंटरी ऑर्गन को लेकर जा रहा है तो वो वाले न्यूरॉन किसके पार्ट हैं, वो स्मूथ नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और अगर वो मोटर जो है इंपल्स को लेकर किसी इनवॉलंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल को जा रहे हैं तो वो किसके पार्ट हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वो मोटर न्यूरॉन किसके पार्ट हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन का क्या क्या काम है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है,
ठीक है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनको ये टॉपिक पढ़ने में दिक्कत हो रही तो वो दिक्कत दूर हो सके, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो हम आगे और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ में आएंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।